नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम चीन का संविधान पढ़ते हैं। टिबर मेंडे ने कहा, अपने संविधान द्वारा चीन उस शक्ति और प्रभाव को हासिल करना चाहता है जो उसका 2000 वर्षों तक रहा। यानी चीन का संविधान एक देश को शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण बनाने वाला, आह्वान करने वाला दस्तावेज है। चीन के अगर इंट्रोडक्शन के रूप में हम देखें तो जॉन हे का कथन प्रसिद्ध है कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है। जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। ये कथन यह साबित करता है कि क्यों चाइना का संविधान का अध्ययन है वो महत्वपूर्ण है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि यह दैत्य सो रहा है, जो अगर सो रहा है उसे सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। तो चाइना हम सब जानते हैं एक महत्वपूर्ण देश है, और आज चाइना जिस हिसाब से ग्रोइंग है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चाइना यानी चीन में 23 प्रांत हैं। चीन जैसे भारत में राज्य हैं, यूटी हैं, वैसे चाइना में भी कई तरह की इकाइयां हैं। 23 प्रांत हैं, 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं, 2 स्पेशली ऑटोनोमस रीजन है, हांगकांग और मकाओ। रिपब्लिक ऑफ ताइवान भी एक विवादित क्षेत्र है, जो चीन का ही पार्ट मानता है चीन। अब अगर जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात करें तो हम सब जानते हैं कि चीन लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। एरिया वाइज भी वह टॉप 2-3 में आता है। जनसंख्या चाइना की इतनी ज़्यादा थी कि चीन ने अपनी 20 वर्ष की 2 चाइल्ड पॉलिसी को 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाया। लेकिन 2015 तक आते आते चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी में बहुत ज़्यादा छूट दे दी। आज की तारीख में यानी 2015 के बाद में इसे एक तरीके से पुनः 2 चाइल्ड पॉलिसी बना दिया है। यानी बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको 2 बच्चे पैदा करने की छूट मिल गई है, इसलिए यह व्यवहार में 1 चाइल्ड पॉलिसी की बजाय 2 चाइल्ड पॉलिसी हो गई है। 1949 यानी 1949 में चाइना एक साम्यवादी देश बनता है। उसमें चाइना को साम्यवादी देश बनाने में सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व माओ का था। माओ का नेतृत्व सीपीसी के अध्यक्ष था 1935 से करते हैं, और 1936 में उन क्षेत्र में उनकी मौत हो जाती है। 2 महत्वपूर्ण आंदोलन जो उनके नाम हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये आप जब थिंकर क्रांति और विरोध में माओ को पढ़ेंगे तब आप देख सकते हैं। 1977 में साम्यवादी दल का नेतृत्व हुआ कुओ फेंग के हाथों में आया, और इन्होंने ही नई आर्थिक नीति का सूत्रपात किया। यद्यपि ये बहुत कम समय रहे, इसलिए 1978 में डेन जियाओपिंग या सेन जियाओपिंग, देखिए चाइनीज़ नेम है इनको, डेन सियाओपिंग भी लिखा मिलता है, शायद डेन सियाओपिंग है, यह है ज़्यादा सही है। तो इसलिए चाइना का जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, एक तरफ यूँ कहें कि वो पॉलिटिकली तो वैसा ही है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, साम्यवादी राष्ट्र है, वहीं इकोनॉमिकली वह लिबरल हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो इसकी जो अर्थव्यवस्था को जो ओपन करने का क्रेडिट जाता है वो डेन सियाओपिंग को जाता है। वैसे साम्यवादी दल का नेतृत्व 1977 में हुआ को फेंग के हाथ में था, और उन्होंने नई आर्थिक नीति का सूत्रपात किया था। चाइना में 4 संविधान आज तक आए हैं, 1954, 75, 78 और 82, यानी जब से चाइना एक गणतंत्र बना है। आज जो चाइना में संविधान है वो है 1982 का संविधान। हम विस्तृत रूप से इस संविधान को पढ़ेंगे। 1982 का संविधान का नेतृत्व डेंग सियाओपिंग के नेतृत्व में ये बना था। डेंग की जो परिवर्तन रणनीति है उसके 2 आधारभूत सिद्धांत हैं, यानी डेंग ने जो चेंजेस डेंग ने किए उनका 2 आधारभूत सिद्धांत हैं कि समाजवादी मार्ग को छोड़ना नहीं है, यानी समाजवादी मार्ग को छोड़ना नहीं है, यानी उसे कंटिन्यू करना है, तथा
चीनी अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार करते जाना है। ये आज भी इसका चीनी अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार करना है, और यही आधार है चाइना के आज भी जो उनका वर्किंग मॉडल है कि पॉलिटिकली वो एक कम्युनिस्ट देश हैं, लेकिन इकोनॉमिक जो उनका सिस्टम है वो लिबरल है या लिबरल की ओर उन्मुख है। अगर इतिहास के रूप में देखें तो चाओ सम्राट तथा सामंतों को हराकर 2001 ईसा पूर्व में चिन राजवंश की स्थापना हुई थी। चिन राजवंश के ने जो सुसंगठित साम्राज्य की नींव डाली, उनके राजा ने चिन शी हुआंग की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया। चिन शी हुआंग की मृत्यु 1028 ईसा पूर्व में हो गई। उसके बाद में हान वंश, तांग वंश जो 960 ईसा तक चला, सुंग वंश, मिंत्र वंश जो 1644 तक चला, तथा उसके बाद से मानचुंग वंश 1644 से स्थापित हुआ। 16वीं शताब्दी में चीन पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था, उसका लाभ उठाकर मांचू आए थे, यानी मंगोल आक्रमण का लाभ उठाकर मांचू राजवंश ने अपने आप को स्थापित किया, मंगोल आक्रमण का लाभ उठाकर। 1911 में डॉक्टर sun यat-sen के नेतृत्व में क्रांति हुई और एक गणराज्य की स्थापना हुई। चाइना गणराज्य बना 1911 में। 1925 में sun यat-sen का निधन हो गया। चांग काई शेक कोमितांग के नेता बने और उन्होंने 1928 में कोमितांग के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। लेकिन ये जो हमने देखा 1911 से 1928 राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का काल, इसी ड्यूरेशन में वहाँ साम्यवाद भी पनप रहा था। साम्यवादी दल चीन में कार्य कर रहा था। 1935 में सीपीसी का यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नेतृत्व माओ के हाथ में होता है, और माओ दो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन साम्यवाद की रणनीति में करते हैं वह है गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाना तथा कृषकों को प्रमुख शक्ति मानना। देखिए, हम जानते हैं कि मार्क्सवाद में जो क्रांति का भार है या क्रांति की जिम्मेदारी है वो मार्क्स किसको सौंपते हैं? मजदूरों को सौंपते हैं, श्रमिकों को सौंपते हैं। लेकिन माओ ने मार्क्सवाद में जो परिवर्तन किए या मार्क्सवाद में जो नया कुछ जोड़ा, उनमें एक पॉइंट ये था कि उन्होंने श्रमिकों की बजाय कृषकों को क्रांति का आधार बनाया। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब सरकार तो भले ही कोमितांग दल की थी, लेकिन वास्तविक नियंत्रण कम्युनिस्टों का स्थापित हो गया था। 1949 में कोमितांग सरकार का पतन हो गया और उन्होंने भागकर दूसरे टापू फॉर्मोसा टापू में शरण ली। उसमें से सत्ता पर कब्जा साम्यवादी दल का है। यानी 1 अक्टूबर 1949 माओ के नेतृत्व में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना होती है। 1982 का जो संविधान है वह चौथा संविधान है जनवादी चीन की 5वीं जनवादी कांग्रेस ने। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि जो 5वीं जनवादी कांग्रेस है उसके 5वें सत्र में इस संविधान को अपनाया गया था। उसमें नेतृत्व डेंग सियाओपिंग का है। 5वीं कांग्रेस ने ही तीसरा अपनाया था 1978 वाला। चौथे संविधान का यह संविधान दिसंबर 1982 में अपनाया था, लेकिन उससे पहले इसके मसौदे को जनता के बीच में वितरित कर दिया गया था और बाद में इस मसौदे पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने 3037 सदस्यों ने गुप्त मतदान प्रणाली से इसे अपनाया था। तो जो मसौदा जनता के बीच सर्कुलेट किया गया था उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जो अंतिम रूप से संविधान में जगह नहीं बना पाए। मसौदे में सीएमसी जो सैन्य आयोग है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उसका जो अध्यक्ष पद था वह कमज़ोर था। लेकिन अंतिम रूप से जो सीएमसी है उसके अध्यक्ष पद को राज्य अध्यक्ष जितनी शक्ति है, यानी राज्य अध्यक्ष के मुकाबले की शक्ति है, राज्य अध्यक्ष के समानांतर उसको शक्ति दी गई है। सैन्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी निश्चित
था। सैमसन देश के अध्यक्ष का कार्यकाल भी फिक्स था, कार्यकाल निर्धारित था। वहीं इसे अनिश्चित कर दिया, यानी अंतिम रूप से इसका कार्यकाल अनिश्चित कर दिया। वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। उन्नीस का जो संविधान है उसमें कुछ एक नए परिवर्तन किए उन्होंने पुराने वाले संविधानों की तुलना में। उनमें एक था कि जो पुराने संविधानों में वो माओ की प्रशंसा करते थे, तो माओ की प्रशंसा की शैली का उन्होंने परित्याग कर दिया। अब वह माओ की प्रशंसा नहीं करते। प्रस्तावना में जो पूर्ववर्ती संविधान थे जिनमें प्रस्तावना थी उनमें सांस्कृतिक क्रांति का उल्लेख था। इस संविधान में सांस्कृतिक क्रांति का उल्लेख नहीं है। समाजवाद के चारों सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई। वो सिद्धांत थे सर्वहारा की तानाशाही, मार्क्सवाद लेनिनवाद, माओ की विचार पद्धति तथा चीनी साम्यवादी दल का नेतृत्व। ये चारों संविधान महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन का या आइडियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है। बाकायदा इन चारों सिद्धांतों को एज इट इज़ उन्होंने लिखा है। 1975 से 1975 और 78 के जो संविधान थे उनमें राष्ट्रपति पद नहीं था, लेकिन नए संविधान यानी 1982 के संविधान में राष्ट्रपति पद है। केंद्रीय सैनिक आयोग जैसे नए निकाय पुराने संविधानों में नहीं थे, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद है। जैसा हमने देखा कि जो अंतिम रूप से जो मसौदा स्वीकृत हुआ था 1982 के संविधान का, उसमें इसे राज्याध्यक्ष के समकक्ष पावर आप समझ सकते हैं दी गई है। 1982 के संविधान में 5 भाग हैं, प्रस्तावना तथा 4 भाग, 138 अनुच्छेद हैं। चाइना के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका हम एक ओवरव्यू देखते हैं। चाइना के संविधान की प्रस्तावना से हम एक तो ये समझ में आएगा कि बहुत छोटी प्रस्तावना नहीं है, बहुत डिटेल्ड है। इसमें उन्होंने इतिहास में चाइना ने क्या किया उसका भी उल्लेख है, उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने रोल प्ले किया है, उन सिद्धांतों का विचारों का उल्लेख किया गया है और भविष्य में क्या करना है, सारी बातें चाइना ने अपने प्रस्तावना में लिखी है। China is one of the country with the longest histories in the world. The people of all nationalities. देखिए जो कलर्ड कंटेंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चाइना ने संविधान में स्वीकार किया है, यानी प्रस्तावना में ये लिखा है कि बहुत सारी नेशनलिटीज चाइना में निवास करती है। फिर चाइना इतिहास की बताता है कि फ्यूडल चाइना 1840 से सेमी कॉलोनियल हो गया। चाइनीज पीपल ने युद्ध किया और उन युद्ध को वो उसे एक प्राइड की बात बताता है। द रिवोल्यूशन ऑफ 1911 लेड बाय डॉक्टर सन यात सेन अबोलिश द फ्यूडल मोनार्की एंड गैव बर्थ टू द रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी 1911 में सामंतवाद का अंत होता है और रिपब्लिक ऑफ चाइना का उदय होता है। बट द चाइनीज पीपल हैड येट टू फुलफिल द हिस्टोरिकल टास्क ऑफ ओवरथ्रोइंग इंपीरियलिज्म एंड फ्यूडलिज्म। उससे क्रेडिट जाता है लेकिन अभी भी वो अधूरी थी। आफ्टर वेगिंग वो हार्ड प्रोटेक्टेड एंड टॉर्चरस स्ट्रगल आर्म्ड एंड अदरवाइज द चाइनीज पीपल ऑफ ऑल नेशनलिटीज लेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। देखिए यहाँ देखने की ज़रूरत है कि संविधान में ही लिखा है कि प्रस्तावना में कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व में लोगों ने युद्ध लड़ा, चेयरमैन माओ जेडांग और इसके नेताओं के नेतृत्व में, और 1949 में उन्हें बड़ी सफलता हासिल हुई। और 1949 के फलस्वरूप जो देश बना उसे चाइना ने कहा है कि इसमें क्या हो गए हैं, स्टेट पावर इनटू देयर ओन हैंड एंड बिकम मास्टर ऑफ द कंट्री, यानी लोग हैं, चाइनीज़ पीपल हैं, वो मास्टर ऑफ द कंट्री बन गए हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि चाइना इतिहास को अपनी प्रस्तावना में बताता है कि कैसे क्या हुआ। बोथ द विक्ट्री ऑफ चाइनाज न्यू डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन एंड द सक्सेसेस ऑफ इट्स सोशलिस्ट कोज हैव अचीव्ड बाय द चाइनीज पीपल ऑफ ऑल नेशनलिटीज, यानी सभी जो राष्ट्रीयताएं हैं उनके प्रति चाइना ने उनके योगदान को स्वीकार किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ की चाइना को नेतृत्व को माना है तथा गाइडेंस ऑफ मार्क्सिज्म लेनिनिज्म
and Mao Zedong thought, and by upholding truth, correcting errors and overcoming numerous difficulties and hardship। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार उनका जो संविधान है वो एक आइडियोलॉजी के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने बार बार इस बात को मेंशन किया है प्रस्तावना में ही कि नेतृत्व है वो सीपीसी का है, और इन विचारों को हमने फॉलो किया। अब आगे वो ये प्रस्तावना में आगे बताया गया कि राष्ट्र को आने वाले समय में क्या करना है। द बेसिक टास्क ऑफ द नेशन इन द ईयर टू कम इज टू कंसंट्रेट इट्स एफर्ट्स ऑन सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन। देखिए क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रस्तावना में किसकी वकालत नहीं की गई है, तो सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन की वकालत की गई है। अंडर द लीडरशिप ऑफ द सीपीसी एंड द गाइडेंस ऑफ मार्क्सिज्म लेनिनिज्म एंड माओ, the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to the people's democratic dictatorship। देखिए पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ये दूसरा आइडियोलॉजिकल पदबंध है कि इस संविधान में हम आगे पढ़ेंगे कि सर्वहारा के लोकतंत्र, सर्वहारा की तानाशाही प्रोलेटेरियन डेमोक्रेसी की बजाय पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप पदबंध का इस्तेमाल इन्होंने किया है। द फॉलो द सोशलिस्ट रोड, स्टेडली इंप्रूव सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशन, डेवलप सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, इंप्रूव द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, यानी ये समाजवाद का हर ढांचा समाजवाद का रहेगा। द एक्सप्लॉइटिंग क्लासेज एज सच बीन इलिमिनेटेड इन आवर कंट्री, कि जो शोषक क्लासेज हैं वो हमारे देश से ख़त्म हो गई है, लेकिन यह क्लास स्ट्रगल विल कंटिन्यू। यहाँ हम देखते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है वो जारी रहेगा। चाइनीज़ पीपल मस्ट फाइट अगेंस्ट दोज फोर्सेज, ये लोगों का एक तरीके से कर्तव्य के आह्वान है कि लोगों का ये कर्तव्य है कि वो इन फोर्सेज से लड़ें, और जो चाइना के समाजवादी के दुश्मन हैं उनसे लड़ें। अब ताइवान इज पार्ट ऑफ द सेक्रेड टेरिटरी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इट इज़ द लॉफ्टी ड्यूटी ऑफ द एंटायर चाइनीज़ पीपल, यानी सभी चाइनीज़ लोगों की यह कर्तव्य है, शामिल करते हुए ताइवान के जो हमारे साथी हैं उनको शामिल करते हुए, कि वो हमारी मदरलैंड के रीयूनिफिकेशन के महान कार्य में सहयोग करें। द बिल्डिंग सोशलिज्म, यानी समाजवाद का निर्माण, इट इज़ ए इम्पेरेटिव टू रिलाई ऑन द वर्कर्स, पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल एंड यूनाइट विद ऑल द फोर्सेज दैट कैन बी यूनाइटेड। यहाँ हम देखते हैं कि समाजवाद का निर्माण करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के भरोसे नहीं है, पीजेंट्स को शामिल किया है, इंटेलेक्चुअल्स को शामिल किया है, और साथ में जो क्लासेज, जो फोर्सेज शामिल हो सकती हैं, जो यूनाइट हो सकती हैं, उनको यूनाइट करने का आह्वान किया है। इन द लॉन्ग ईयर ऑफ रिवोल्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन देयर हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड ब्रॉड पैट्रियोटिक यूनाइटेड फ्रंट। ये कोई यूनाइटेड फ्रंट है जिसके नेतृत्व में लोकतांत्रिक और अन्य सोशलिस्ट हैं वो एक हुए थे। इसका उल्लेख उन्होंने अपने प्रस्तावना में किया है। तो अगर कहीं ये प्रश्न हो कि क्या यूनाइटेड फ्रंट का मेंशन उन्होंने किया है, तो सीपीसी के साथ साथ यूनाइटेड फ्रंट का भी उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि इट इज़ नेसेसरी टू कॉम्बैट बिग नेशन शाओनिज्म, मेनली हान शाओनिज्म, एंड ऑल्सो नेसेसरी टू कॉम्बैट लोकल नेशनलिज्म शाओनिज्म, यानी इसके प्रति उन्होंने आगाह किया है। The state does it almost to promote the common prosperity of all nationalities. China's achievement in revolution and construction are inseparable from support of the people of the world। देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि चाइना बाकी दुनिया के साथ कैसा रवैया रखेगा, वो ये सजेस्ट करते हैं। कहते हैं कि चाइना अपनी जो क्रांति है उसके फलों को दुनिया से अलग होकर, दुनिया के लोगों के सहयोग के बिना सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए चाइना का भविष्य है वह क्लोजली लिंक्ड है बाकी विश्व के साथ। चाइना अडियर्स एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा, यानी किसी अन्य देशों के दबाव में नहीं। एज वेल एज टू द 5 प्रिंसिपल ऑफ, जो पंचशील जिसे नाम दिया गया, पंचशील शब्द का उल्लेख नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि पंचशील तो हिंदी का वर्ड है। तो 5 प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, ये जो पंचशील के 5 तत्व हैं इनको चाइना के संविधान में प्रस्तावना में मेंशन किया गया है। साथ फिर अगला बात है वो है कि चाइना साम्राज्यवाद, हेजेमोनिज्म एंड कॉलोनियलिज्म
के विरुद्ध खड़ा है, उसका विरोध करता है। यहाँ एक नई टर्म है, देखिए हेजेमनी वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया है। वर्क टू स्ट्रेंथन यूनिटी विद द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में जो स्वतंत्रता के आंदोलन है उनको चाइना सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार ये देखने की ज़रूरत है कि चाइना का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वह महज 2-4 टारगेट्स को नहीं रखती। उसने अपने विदेश नीति, अपने जो एम है क्या रहेगा, सोशलिज्म की स्थापना रहेगी, किसकी लीडरशिप रहेगी, किसका कौन से वो प्रिंसिपल्स होंगे जिनको आने वाले समय में चाइना फॉलो करेगा। तो ये सब शो करता है कि उनकी जो 1982 के संविधान की प्रस्तावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और वह डॉक्यूमेंट अपने आप में बड़ा भी है। अब हम देखते हैं कि अध्याय फर्स्ट की क्या रूपरेखा है। अध्याय जो फर्स्ट है चाइना के संविधान का, उसमें उन जनरल प्रिंसिपल्स की भी बात की गई है जो चाइना को फॉलो करने हैं। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। लोकतांत्रिक केंद्रवाद हम सब जानते हैं, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बजाय एक बार निर्णय अगर ले लिया तो उस निर्णय के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। उस निर्णय को लागू करना उसके अधीनस्थ जो अंग हैं उनका कर्तव्य है। सभी प्रशासनिक और न्यायिक अंग जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी जो लोकतांत्रिक देशों में हम बड़े एक अच्छी विशेषता के रूप में पढ़ते हैं कि फ्री प्रेस है, न्यायपालिका फ्री है, तो ये सब चाइना में नहीं है। मुख्यतः न्यायिक अंग और जो प्रशासनिक अंग है वो स्वतंत्र भी नहीं है और जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी हैं। अर्थव्यवस्था, न्यायांग, प्रशासन और सेना का गठन, ये अध्याय ये जो है अर्थव्यवस्था, न्यायांग, प्रशासन और सेना का गठन है, यह सब किस आधार पर होगा? समाजवादी मान्यताओं पर आधारित होगा। यह बात अध्याय फर्स्ट में कही गई है, समाजवादी मान्यताओं पर आधारित होगा। तो अध्याय फर्स्ट में इसमें हमने ये समझ में आ रहा है कि जनवादी कांग्रेस के प्रति होंगे सारे ऑर्गन अकाउंटेबल। अध्याय दूसरे में फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है। यहाँ हम ये देखते हैं कि सेपरेट चैप्टर है, पृथक रूप से एक चैप्टर है। आर्टिकल 33 से 56 इसमें उल्लेख है। आर्टिकल 3 में राज्य संरचना का वर्णन है, यानी उनकी जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या ढांचा होगा, अध्याय 3 में उसका उल्लेख है। अध्याय 4 में राष्ट्रध्वज, राजचिन्ह और राजधानी का ब्यौरा है। इसी में ही पिकिंग का नया नाम बीजिंग होगा, इसका उल्लेख है। तो ये थे एक इंट्रोडक्शन के रूप में चाइना का संविधान। अगले वीडियो में हम देखते हैं चाइना के संविधान की विशेषताएं क्या है। धन्यवाद।